हाय एवरीवन, सभी का वेलकम अगेन वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। शुरू करेंगे आज की क्लास को फर्स्ट एडिटोरियल के साथ द हिंदू के इकोनॉमिक एनकॉमियम इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा गया है 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद 2024 तक भारत की इकॉनमी में क्या परिवर्तन आए हैं, क्या बदलाव आए हैं, आप इसमें देखेंगे एनालाइजिंग टोन में। चलिए शुरू करते हैं। अपनी क्लास का आज का क्विज भी देख लो। देखिए, आर्टिकल पढ़ना है और साथ साथ हर कॉन्सेप्ट को जो आपको बताया जाए उसको समझ के इस क्विज पे अप्लाई करना है। ऊपर आपको इस क्विज में मिलेंगे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस, नीचे मिलेंगे वोकैब और ग्रामर के क्वेश्चंस। ठीक है, क्लास के लास्ट में इस क्विज को देखा जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव ये है, अभी मन से सीखो और 8 में से 8 मार्क्स को लेने की कोशिश करो। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, शाम को 6:30 बजे का अलार्म लगाएं। ये क्लास आपको इसी वक्त मिलती है। चलिए, कह रहा है जी इकोनॉमिक एनकॉमियम। ये नया वर्ड होगा एनकॉमियम आपके लिए। एनकॉमियम का मतलब होता है किसी की बढ़ चढ़ के प्रशंसा, प्रेज, ट्रिब्यूट, यूओलजी। यूओलजी वर्ड सुना है कि नहीं सुना आपने? चलो, नहीं सुना तो आज बता देते हैं आपको। किसी की बढ़ चढ़ के प्रशंसा करने को, प्रेज करने को यूओलजी बोलते हैं। कह रहे हैं जी आर्थिक प्रशंसा की गई है बहुत सारी, इकोनॉमिक तौर पे एनकॉमियम किया गया है भारत की इकोनॉमी का। अब किसने किया है, क्यों किया है? कह रहे जी अ ग्लोइंग 10 ईयर रिपोर्ट कार्ड मस्ट नॉट स्टॉक कॉम्प्लेसेंसी ऑन व्हाट रिमेन्स अनडन। कह रहे एक ग्लो करता हुआ, चमकता हुआ, और क्या, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड आप समझते हैं ना, आपने जो काम किया उसका क्या रिपोर्ट आया। कह रहे जी चमकता हुआ, ग्लो करता हुआ 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है भाजपा सरकार का 2014 से 2024 तक का, इस रिपोर्ट कार्ड को स्टॉक नहीं करना चाहिए, ट्रिगर या इंसाइट नहीं करना चाहिए, नहीं भड़काना चाहिए कॉम्प्लेसेंसी को। कॉम्प्लेसेंसी क्या होती है? सेल्फ कंसीटेडनेस या सेल्फ सेटिस्फेक्शन, है ना। आपको लगता है भी मैं तो बहुत कुछ कर चुका हूँ, अब मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यही जो एटीट्यूड है आपका, वो कॉम्प्लेसेंसी है। तो इस रिपोर्ट कार्ड को भी कॉम्प्लेसेंसी को स्टॉक नहीं करना है भारत सरकार में। और कॉम्प्लेसेंसी किस चीज़ पे? ऐसी चीज़ों पे वट जो बनी हुई है आज भी अनडन, यानी करनी हुई बाकी। अनडन मतलब अभी डन होनी बाकी है। तो काम अभी बहुत सारे हो गए हैं लेकिन उससे भी ज़्यादा बाकी हैं। तो जो काम हो गए हैं उनकी खुशी मना करके आपको ऐसा नहीं है बैठ जाना है कॉम्प्लेसेंसी में। आपको तो उन चीज़ों पे काम करना चाहिए जो आप 10 साल में नहीं कर पाए। रिपोर्ट कार्ड भले ही आपका बहुत अच्छा है। चलिए, रिपोर्ट कार्ड सब्जेक्ट है, मस्ट नॉट स्टॉक इसकी वर्ब है। स्टॉक का मतलब होता है भड़काना, इंसाइट करना। कॉम्प्लेसेंसी मैंने आपको बता दिया। वट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, बिना एंटीसीडेंट का होता है। इससे पहले कोई भी नाउन आपको नहीं मिलेगा जिसका एंटीसीडेंट आप इसको दे सको। और बिना एंटीसीडेंट का जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए हो तो आप ना हु का इस्तेमाल करते हैं, ना विच का इस्तेमाल करते हैं, ना दैट का इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं वट का। वट की वर्ब है रिमेंस। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाए। 10 ईयर का रिपोर्ट कार्ड है। 10 तो एक प्लूरल नाउन है, मतलब प्लूरल एडजेक्टिव है। 10 के बाद में अगर आप नाउन देखेंगे तो प्लूरल ही होना चाहिए। 10 ईयर्स, 10 ईयर्स ही होता है ना भाई। एक के साथ में ईयर लगे और एक से ज़्यादा हो गए तो ईयर्स लग जाए। तो ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि यहाँ पे 10 ईयर लिखा गया, पीछे का एस निकाल दिया गया। चलो, आराम से वीडियो को पॉज करके पहले अपने दिमाग पे जोर डालो, फिर इस कॉन्सेप्ट को सीखोगे, क्वेश्चन से अपना आंसर जो है सेटिस्फाई करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, कॉन्सेप्ट ये कहता है जब भी कोई नाउन किसी दूसरे नाउन के पहले आ जाए, ठीक है, दूसरे नाउन के पहले आ जाए, और ये नाउन जो है दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करने लगे, दूसरे नाउन को डिफाइन करने लगे, तो जो पहले आने वाला नाउन है उसको आप कभी भी प्लूरल नहीं बनाओगे। इट विल ऑलवेज बी सिंगुलर। चाहे वो कितना भी प्लूरल नाउन हो, आप यूज करोगे सिंगुलर नाउन की तरह। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिश होती है, पॉलिश। पॉलिश तो कई तरह की हो सकती है, नेल पॉलिश हो सकती है, कार पॉलिश हो सकती है, शू पॉलिश हो सकती है। लेकिन ये जो शू वर्ड है इसने इस पॉलिश को डिफाइन कर दिया आकर के इससे पहले। तो शू वर्ड जो एक एडजेक्टिव बन गया पॉलिश नाम के नाउन के लिए। समझ पाए ना? पॉलिश तो बहुत टाइप की हो सकती है, शू वर्ड ने बताया कि पॉलिश कौन सी है। तो जैसे ही एडजेक्टिव बना ये फॉर्मूला ट्रिगर हो जाएगा। अब भले ही पॉलिश दोनों जूतों पे यूज होती हो, लेकिन आप उसको शूज ना लिख करके लिखेंगे शू पॉलिश।
समझ पाए इस बात को? आई लाइनर है, लड़कियां यूज करती हैं आंखों में, दोनों ही आंखों में लगाएंगी। ऐसा तो नहीं है लेफ्ट आंख में आई लाइनर लगा के चली जाएंगी बाहर। आई लाइनर लगता दोनों आंखों में है, लेकिन आई नाम का नाउन लाइनर नाम के नाउन के लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आईज ना लिख करके हमें आई लाइनर लिखना पड़ेगा, चाहे चाहे दोनों आंखों में लगा लो, है ना, लिखोगे सिंगुलर बना करके। वैसे ही टीथ ब्रश ना लिख करके, टीथ होता है बहुत सारे दांत, सिंगुलर होता है टूथ, तो टीथ ब्रश ना लिख करके आप टूथ ब्रश लिखेंगे, चाहे आप अपना टूथ ब्रश सभी दांतों पे यूज करेंगे, इनफैक्ट करेंगे ही। ऐसे तो नहीं है एक दांत पे रगड़ के चले गए, सभी दांतों पे टूथ ब्रश से आप जो है अपना करेंगे, अपना ब्रश करेंगे। तो ये सारे वर्ड्स आप जो देख रहे हो रूटीन लाइफ में, इनमें ये फॉर्मूला ट्रिगर होता हुआ आप देखेंगे। ग्लव्स हैं दस्ताने दोनों हाथों में पहने जाएंगे, लेकिन बावजूद इसके हैंड ग्लव लिखना पड़ेगा, हैंड का एस निकालना पड़ेगा। फीट मसाजर नाम का कोई वर्ड अंग्रेजी में नहीं है, मसाज भले ही दोनों पाँवों पे करते हो, लेकिन वर्ड होगा बनेगा जो, वो बनेगा फुट मसाजर। टाइल्स क्लीनर नहीं होगा, टाइल क्लीनर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ से रूटीन लाइफ से पकड़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को अपने इन सारे जो है नाउन्स पे भी लगा के देख लेते हैं। 10 मीटर्स रेस, देखिए रेस 100 मीटर की भी हो सकती थी, 1000 मीटर की भी हो सकती थी, 10,000 मीटर की भी हो सकती थी, और 10 मीटर की भी है। तो ये 10 मीटर जो है इस रेस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अब इस 10 मीटर को क्या मान लें, इसको एक एडजेक्टिव मान लेते हैं, इसको एक नाउन मान लेते हैं। तो ये अगर एडजेक्टिव बनेगा तो आप क्या करेंगे, इसके पीछे का एस निकाल देंगे। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 10 मीटर, 10 मीटर रेस। और जब भी ऐसा केस हो कि एक नंबर आपके पास आ रहा हो, उसके साथ में एक नाउन को आपने सिंगुलर बना के लिखा हो, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइफनेटेड एडजेक्टिव। इसके बीच में आप एक डैश यानी एक हाइफन का इस्तेमाल भी अलग से करते हैं। 5 आवर्स जर्नी, जर्नी 5 घंटे की है। 5 आवर्स जर्नी, जर्नी 5 घंटे की है, लेकिन 5 आवर्स जो है जर्नी के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, आवर्स का एस निकालना पड़ेगा और बीच में डैश भी लगाना पड़ेगा। 3 रुपीज़ नोट, 3 रुपये का नोट, वैसे तो नहीं होता पर लिख दिया हमने, ठीक है, लेकिन नोट के लिए 3 रुपीज़ एक एडजेक्टिव का काम करेगा। नोट कौन सा, 10 रुपये का, 100 रुपये का, 2 रुपये का, 1 रुपये का, 3 रुपये का, 3 रुपये का। समझ पाए? तो 3 रुपये ने नोट को परिभाषित किया, उसकी विशेषता बताई, एडजेक्टिव का काम किया, इसलिए इसका एस निकलेगा, बीच में हाइफन लगेगा। वैसे ही 100 ग्राम का जेम है, 100 ग्राम का कोई नग है, तो 100 ग्राम लिखना पड़ेगा, ग्राम्स, ग्राम्स पीछे से निकालना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलिए फिर गलती नहीं करेंगे। नहीं आया हो तो अभी भी डाल देना कमेंट्स में, कुछ क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ आपको मैं, फिर कभी किसी क्लास में इसको और डिटेल में बताएंगे। बताओ कमेंट्स में कॉन्सेप्ट सर समझ में आ गया है या नहीं आया। अब क्वेश्चंस देखना है फटाफट। द की वॉज मिसिंग फ्रॉम द कीज होल्डर, चाबी जो है कीज होल्डर से मिसिंग थी, छल्ले से मिसिंग थी। छल्ले में चाबियाँ कितनी भी पड़ी हैं, छल्ले में चाबियाँ कितनी भी पड़ी हों, लेकिन कीज होल्डर इसको नहीं बोल सकते, आप इसको की होल्डर बोलेंगे, क्योंकि समझ पा रहे हो ना, की तो एक एडजेक्टिव बनेगा ना होल्डर के लिए, तो की आपको सिंगुलर ही रखना है, यहाँ पे आपको की होल्डर लिखेंगे। द पेशेंट रिपोर्टेड सफरिंग फ्रॉम अ मॉडरेट टीथ एक, पेशेंट ने रिपोर्ट किया कि वो सफ़र कर रहा है एक हल्के फुल्के टीथ एक से, दांत में दर्द से। अब चाहे कितने भी दांतों में दर्द हो रहा हो, एग नाम के नाउन के लिए टीथ एक एडजेक्टिव का काम करेगा, और आप यहाँ लिखेंगे टूथ एक, ठीक है, टूथ एक। आफ्टर फिनिशिंग द 10 आवर्स जर्नी वी स्पेंड द नाइट इन अ होटल, 10 घंटे की जर्नी को पूरा करने के बाद में हमने रात होटल में बिताई। जर्नी के लिए 10 आवर्स एक एडजेक्टिव है, 10 आवर्स को आप हाइफनेटेड बनाएं और पीछे का एस निकाल दें। आफ्टर ड्राइविंग फॉर 10 आवर्स वी स्पेंड द नाइट इन अ होटल, 10 घंटे ड्राइव करने के बाद में हमने रात एक होटल में बिताई। अगेन यहाँ पे क्या करना होगा, एस निकालना होगा और बीच में हाइफन लगाना होगा। लकीर का फ़कीर मत बन जाना, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको। जहाँ भी 10 आर देखा, पीछे का एस निकाल दिया, बीच में डैश लगा दिया। रीज़न क्या है लगाने का ये सब का? रीज़न ये है कि 10 आर जब भी एक एडजेक्टिव का काम करेगा तब आपको इसके साथ ये सलूक करना है। यहाँ पे 10 आर्स के बाद में कोई नाउन ही नहीं है, दिख रहा है कोई नाउन आपको? अरे कोई नाउन ही नहीं है तो ये एडजेक्टिव कैसे बन जाएगा? ये तो खुद ही एक नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो पंगे नहीं लेने इससे। ये 10 आवर्स बिल्कुल ठीक है, इसके बाद में जर्नी लिखा होता, कुछ सफ़र लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, तब ये एडजेक्टिव बनता। तो आफ्टर ड्राइविंग फॉर 10 आवर्स बिल्कुल ठीक है, इसका एस बिल्कुल नहीं निकालना है, निकाल दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट सेंटेंस आपको दे रहे हैं एज होमवर्क, सब लोग इसको ट्राई देना। इट टुक 7 पीपल टू लिफ्ट दिस 200 किलोग्राम्स पीस ऑफ इक्विपमेंट, 7 लोगों की हमें ज़रूरत पड़ी इस 200 किलो के इक्विपमेंट को उठाने में, ठीक है। चलो
डालो कमेंट्स में क्या करना है 200 किलोग्राम का, ये आप जो है लिख करके बताएं। एस निकालें, हाइफन लगाएं, या इसको ऐसा कैसा रहने दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगा कॉन्सेप्ट था आज का अपना ग्रामर का। जल्दी से वोकैब पर नजर डालेंगे इस आर्टिकल की, ताकि सारे वर्ड्स आप शुरू में देख लें और इसको स्मूथली पढ़ सकें। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @YourEnglishTutor टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSET। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए वोकैब शीट, इकोनॉमिक इनकॉमियम, कंप्लेसेंसी से शुरू करेंगे। थोड़ा इसको मैं जूम इन कर रहा हूँ। इस शीट को आप जरूर से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। कॉम्प्लेसेंसी मैंने आपको बताया था, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, लैक ऑफ अर्जेंसी। जब आपको एक कुछ भी मिल जाता है, फिर आपको लगता है वो और कुछ की ज़रूरत मुझे नहीं है, मैं तो इसी से अपना काम चला लूँगा, मेरा जीवन काटने के लिए काफ़ी है। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लेसेंसी। एक नेगेटिव वर्ड है ये। कॉम्प्लेसेंसी ये बताता है कि आपके अंदर डिज़ायर और एस्पायरेशन यानी महत्वाकांक्षा खत्म हो चुकी है। कॉम्प्लेसेंसी इज़ द आर्च एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। कॉम्प्लेसेंसी जो है आर्च एनिमी है, बहुत पुराना दुश्मन है प्रोग्रेस का, तरक्की का। जो आदमी कॉम्प्लेसेंट हो गया वो ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता है। उसको लगता है बस अब यही करना है मुझे, जो कर रहा हूँ मैं यही सुख शांति से करता रहूँगा। ठीक है। कॉम्प्लेसेंसी जिस आदमी को होती है वो आदमी हो जाता है कॉम्प्लेसेंट, एडजेक्टिव फॉर्म में। स्मगनेस भी इसको बोलते हैं कॉम्प्लेसेंसी को। तो आज ये वर्ड आप आर्टिकल में, ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है रैकन। रैकन का जो है 2 मीनिंग्स हैं, लेकिन दोनों कनेक्टेड हैं। पहला मीनिंग है बिलीव करना या अज्यूम करना, लेकिन दूसरा मीनिंग है किसी चीज़ को कैलकुलेट करके कोई अंदाज़ा लगाना। अब ये दोनों कनेक्ट कर दो। रैकन वर्ड का सही मीनिंग ये होता है अपनी कैलकुलेशन से, अपने अंदाजे से किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, किसी चीज़ का गैस करना और उसमें बिलीव करना। भाई आपने ऊपर देखा बाहर जाके कि बाहर बारिश आ सकती है क्योंकि बादल हो रहे हैं, बादल काले हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर आपने बोल दिया भाई आई रेकन इट कुड रेन टुडे या इट विल रेन टुडे। इसका मतलब क्या है, आपने बादलों को देख करके अपना एक एजुकेटेड गैस लगाया है और फिर आपने एक अजम्पशन बनाया है कि जब भी ऐसे बादल होते हैं तो बारिश होती है, तो आज भी होगी। तो ये जो पूरा काम है ना, अंग्रेजी में इसको रेकन करना बोलते हैं। इसमें कैलकुलेशन और एजुकेटेड गैस जो है शामिल होता है। इट इज़ रेकन्ड दैट इंडियाज इकॉनमी विल बी द सेकेंड लार्जेस्ट बाई 2050। ऐसा माना जाता है, कैलकुलेशन करके गैस लगा के बिलीव किया जाता है कि भारत की इकॉनमी दूसरी सबसे बड़ी होगी चाइना के बाद सन 2050 तक। चलिए तो वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे रैकनिंग, इसकी एडजेक्टिव नाउन फॉर्म है, कैलकुलेशन को बोलते हैं रैकनिंग। अगला वर्ड है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है पाबंदी, लिमिटेशन। किसी काम को करने के अंदर जो आपके आड़े आए वो आपकी पाबंदी या लिमिटेशन कहलाती है। द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट इन एक्सपेंशन ऑफ ए कंपनीज बिजनेस इज लैक ऑफ फाइनेंसेस। सबसे बड़ी पाबंदी जो किसी कंपनी के बिजनेस को फैलाने में होती है, एक्सपेंशन में होती है, वो होती है पैसे की या लैक, फाइनेंसेस की लैक या पैसे की कमी। लैक यानी कमी, फाइनेंसेस यानी पैसा। चलिए इसको बॉटल नेक भी बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। आज आप ये वर्ड आर्टिकल में कंस्ट्रेंट भी देखेंगे। सेकंड लास्ट वर्ड है अनपैलेटेबल। देखिए पैलेट है ना, पैलेट, ये आपके माउथ का वो वाला हिस्सा है जहाँ पे आपको टेस्ट आता है चीज़ों का। पैलेट समझ गए, जीभ के ऊपर का हिस्सा जहाँ पे जीभ चिपकी रहती है उसको पैलेट बोलते हैं। तो पैलेटेबल कौन सी चीज़ होगी, जो आपके पैलेट को अच्छी लगे, यानी आपको टेस्टी लगे। पैलेटेबल मतलब टेस्टी। और ज़रूरी नहीं है खाने पीने के लिए जोड़ के रखो इस वर्ड को आप, कोई चीज़ आपको वैसे अच्छी लगे। किसी ने आपको कोई बात बोल दी, कॉम्प्लीमेंट दे दिया, किसी लड़की को किसी ने बोल दिया आप बहुत अच्छी लग रही हो, किसी लड़के को किसी ने बोल दिया आप बहुत स्मार्ट हो, तो ये सब बातें भी आपको पैलेटेबल लगेंगी। भाई मुंह में टेस्टी नहीं लगेंगी, लेकिन आपको वैसे प्लेजेंट लगेगी। तो प्लेजेंट और टेस्टी चीज़ों को अंग्रेजी में पैलेटेबल बोला जाता है। इसका बिल्कुल उल्टा होगा अनपैलेटेबल, जो आपको प्लेजेंट या टेस्टी ना लगे। द आइडिया ऑफ वर्किंग वुमेन इज स्टिल नॉट पैलेटेबल टू मैनी रूरल हाउस होल्ड्स। ये जो ख्याल है वर्किंग वुमेन का, काम करने वाली औरत का, ये आज भी पैलेटेबल नहीं लगता है, सूटेबल या प्लेजेंट नहीं लगता है काफ़ी सारे गांव में रहने वाले लोगों को, रूरल हाउस होल्ड्स को, गांव के रहने वाले परिवारों को,
है ना, तो इनको अभी भी लगता है कि ये आइडिया बड़ा खराब आइडिया है। चलिए, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। वैसे आज कोई आया नहीं, सेवरी कभी कभी आ जाता है, इनको भी थोड़ा देख लेना। लास्ट वर्ड है अपना आज का, ब्लेटेंट। देखिए, ब्लेटेंट वर्ड के दो मीनिंग्स हैं और दोनों को कनेक्ट कर दो, खुलेआम और जोर शोर से। जब कोई काम खुलेआम और जोर शोर से होता है तो वो ब्लेटेंट मैनर में होता है। द गवर्नमेंट हैज फेस्ड ब्लेटेंट क्रिटिसिज्म ओवर द 3 फार्म बिल्स। सरकार ने फेस किया है जोरों शोरों से खुलेआम क्रिटिसिज्म को 3 जो है कृषि बिलों पे, कानूनों पे, फार्म बिल्स पे। ठीक है, तो ये ब्लेटेंट वर्ड जो है ना, इसके ये सारे सिनोनिम्स हैं, स्ट्राइडेंट, क्लैमरस, कैकोफोनस, फियर्स, वॉसिफरस और वेहमेंट। सब भारी भारी वर्ड हैं, कभी किसी आर्टिकल में कोई आएगा, कभी किसी में कोई आएगा। आज आप वेहमेंट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, जोरों शोरों से खुलेआम होने वाली चीज़ वेहमेंट। चलिए, पांचों वर्ड्स हो गए डिटेल में। अब एक आर्टिकल की समरी देते हैं आपको, किस बारे में लिखा हुआ है पता लगे। 10 सालों में भारत का रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा रहा है। अगर आप पिछले देखेंगे ना 10 साल में क्या क्या हुआ है, तो आप कहेंगे कि 2014 में और 2024 में बहुत फ़र्क आ गया भारत में, इतनी तरक्की इंडिया ने की है। और किस मामले में? इकॉनमी के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में। और यही बात फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने भी सबको बताई इंटरिम बजट से पहले, जो पेश होगा 1 जनवरी को। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन 2 चीज़ें आप मिस कर गए। ये 10 साल में जो हुआ है ना, इसको ऐसा मत सोचो 10 साल में हुआ है। ये इससे पहले एक बेस बना था 50-60 साल का, उसके ऊपर 10 साल की मेहनत है। ये मेहनत है और बिल्कुल हम इसको मानते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं, इसको वेलकम करते हैं। लेकिन पुराना कंट्रीब्यूशन भी आपको नहीं भूलना है, जो बेस पुराना बनता आया है 1990 के बाद में, खास करके अर्थव्यवस्था का। दूसरी चीज़, ये 10 साल में जो आपने किया है, इसमें भी काफ़ी चीज़ें करनी बाकी हैं। तो इससे आपको सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होना है और आगे इंडिया को तरक्की करवाते रहना है। 7% की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, लेकिन अगर 7.5 या 8 की मिले तो उससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। आप इसके लिए भी ट्राई करते रहें। चलिए, आज की टोन मैं आपको क्लास के लास्ट में बताऊंगा, ताकि आप खुद से भी जज कर पाएं। ठीक है, अभी आर्टिकल पढ़ो, फिर क्लास के लास्ट में टोन को देखेंगे। शुरू कर रहा हूं। कह रहा है जी, अहेड ऑफ द इंटरिम बजट फॉर 2024-25 ऑन थर्सडे द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज 10 years रिव्यू ऑफ द इकॉनमी विद सम फॉरवर्ड आउटलुक सर्व्स एज ए प्रॉक्सी टू द एनुअल इकोनॉमिक सर्वे। अहेड ऑफ का मतलब पहले या बिफोर। अहेड का मतलब आगे होता है ना, तो अहेड ऑफ मतलब बिफोर या पहले। कह रहा है जी, बिल्कुल पहले इंटरिम बजट के, जो है 2024-25 का। इंटरिम बजट क्यों बोल रहे हैं, फुल बजट क्यों नहीं है? क्योंकि 24-25 में इलेक्शन है। जिस साल में इलेक्शन होते हैं उस साल के अंदर फुल बजट नहीं आता, आप इंटरिम बजट प्रस्तुत कर जो है प्रेजेंट करते हैं। फिर जब इलेक्शन होने के बाद नई सरकार बनेगी, वो फुल बजट जो है लेकर के आएगी। कह रहा है जी, बिल्कुल पहले इंटरिम बजट के, अंदरूनी बजट के, जो 2024-25 के पहले आता है और जो आया है थर्सडे को, इस जो है थर्सडे को आने वाला है। कह रहे फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है निर्मला सीतारमन जी की, उनका जो 10 साल का रिव्यू है हमारी इकॉनमी का, और ये सारा का सारा रिव्यू उन्होंने दिया है फॉरवर्ड आउटलुक के साथ, आगे के आउटलुक के साथ, आगे की पॉसिबिलिटीज़ के साथ। कह रहे ये रिव्यू सर्व करता है एक प्रॉक्सी के तौर पे, एक बहुरूपीय के तौर पे, एक रिप्लेसमेंट के तौर पे, जो है इस सर्वे की, जिसका नाम है एनुअल इकोनॉमिक सर्वे। तो एनुअल इकोनॉमिक सर्वे में भी यही होता है कि पिछले 5-10 सालों में क्या हुआ, इस साल में क्या हुआ, और अगले 5-10 साल क्या होगा। तो ये सर्वे अभी तक तो आया नहीं, लेकिन निर्मला सीतारमन जी ने जो रिव्यू दिया 10 साल का हमारी इकॉनमी का, और आगे का थोड़ा जो आउटलुक दिया, उस सर्वे ने एक प्रॉक्सी का, एक बहुरूपीय का काम कर दिया, एक रिप्लेसमेंट का काम कर दिया इसी सर्वे के लिए, जिसका नाम था एनुअल इकोनॉमिक सर्वे। समझ गए? रिव्यू सब्जेक्ट है, सर्व्स इसकी वर्ब है, अहेड ऑफ का मतलब है बिफोर या पहले। अब आपसे यहां सवाल पूछा जा सकता है, एनुअल इकोनॉमिक सर्वे किसने प्रेजेंट किया? निर्मला सीतारमन जी ने प्रेजेंट किया 2024-25 के अंदरूनी बजट में, हाँ या ना? नहीं, एनुअल इकोनॉमिक सर्वे अभी तक आया ही नहीं है। इन्होंने तो अपनी बातचीत की है, जिसको सर्वे से कंपेयर करके रखा जा रहा है। जब ये सवाल आप तभी सॉल्व कर पाओगे मेंस लेवल के, है ना, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी स्टेटमेंट सही है, जब आपको पूरे सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग हो। कह रहा द रिव्यू सिग्नल्स जीडीपी विल ग्रो क्लोज टू 7% इन 2024-25। जो ये रिव्यू है निर्मला सीतारमन जी का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, ये सिग्नल देता है इस चीज़ का कि देश की जीडीपी ग्रो करेगी लगभग 7% 2024-25 में, इस चालू वर्ष में, आने वाले साल में। कह रहा है विद स्कोप टू गो वेल अबव 7% बाय 2030। और ये सारा काम होगा इस स्कोप के साथ, इस गुंजाइश के साथ, जो है
काफ़ी ऊपर जाने की, वेल अबव जाने की 60% के इस निशान से सन 2030 तक। तो ये हमारे इस रिव्यू का जो है ना प्रिडिक्शन है, 7% से ग्रो कर रहे हैं और आगे हो सकता है 2030 में 7 को भी पीछे छोड़ दें। कह रहे फ्रॉम अबाउट 3.7 ट्रिलियन दिस ईयर इंडियाज इकोनॉमी विल एक्सपैंड टू 5 ट्रिलियन इन 3 ईयर्स। कह रहा है लगभग 3.7 ट्रिलियन जो है इस साल हमने करके दिखाया। कह रहा है यहां से, फ्रॉम लगा के बता रहा है, कह रहा है जी यहां से क्या हुआ, यहां से ये हुआ कि अब जो इकॉनमी है वो एक्सपैंड करके हो जाएगी, बढ़ करके हो जाएगी, कहां पहुंच जाएगी, टू लगा के बता रहा है, $5 ट्रिलियन तक अगले 3 सालों में 2026-27 तक। कह रहा है मेकिंग इट द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट, बनाते हुए भारत की इकॉनमी को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी, अमेरिका और चाइना के बाद। एंड कुड हिट द $7 ट्रिलियन मार्क बाय 2030। और कह रहे हैं जी यही इकॉनमी $7 ट्रिलियन के मार्क को हिट भी कर सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है 2030 तक। कह रहा है जी इट रिकॉन्स, ये सारी बात जो है, ये सर्वे जो है, रिव्यू जो है रिकॉन करता है, रेकन करना यानी किसी चीज़ के बारे में कैलकुलेशन के साथ में बताना, है ना, किसी चीज़ को कैलकुलेशन के साथ में, एजुकेटेड गेस के साथ में बिलीव करना। समझ गए? तो अभी 3.7 है, 5 हो जाएगी 3 सालों में और 2030 तक 7 भी हो सकती है। ये हमारे इस रिव्यू की रेकनिंग है, कैलकुलेशन है। इकॉनमी की वो है विल एक्सपैंड। फ्रॉम टू के कॉम्बो का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, एक सेकेंड रुकना। फ्रॉम टू के कॉम्बो का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। फ्रॉम 3.5 ट्रिलियन टू 5 ट्रिलियन, है ना, ये आपने इसको बताया। इकॉनमी की दूसरी वर्ब है कुड हिट, ये भी हिट कर सकती है इस मार्क को इन 2030। कह रहा है जी स्प्लाइसिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इनटू 2 फेजेस, 1950 से 2014, 1950 से 2014, कॉमा अ डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ सिंस 2014। कह रहा है जी स्प्लाइस करते हुए, स्प्लाइस करना यानी किसी चीज़ को 2 टुकड़ों में बांटना और फिर इनको जोड़ देना, किसी धागे को तोड़ना और फिर 2 टुकड़े करके उसको बीच में गांठ लगा देना, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं स्प्लाइस करना। कह रहा है जी तोड़ करके जोड़ते हुए, अलग करके मर्ज करते हुए भारत की विकास की कहानी को, ग्रोथ स्टोरी को 2 फेजेस में। पहला फेज क्या है, 1950 से 2014 का फेज, या यूं कह दें कांग्रेस के राज का फेज, जिसमें मोटा मोटा कांग्रेस ने राज किया। और दूसरा फेज क्या है, कॉमा लगा के, वो वाला डेकेड जो है ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ का, जो है बदलाव लाने वाली ग्रोथ का, जो सन 2014 से शुरू हुआ मोदी जी के आने के बाद। कह रहे जी इस तरीके से ग्रोथ स्टोरी को 2 तरीकों में, जो 2 फेजेस में तोड़ते हुए, प्री मोदी और पोस्ट मोदी। हुआ क्या, कह रहे द रिव्यू स्ट्रेसेस दैट द स्टेट ऑफ इकोनॉमी वॉज फॉर फ्रॉम एनकरेजिंग। ये रिव्यू जोर दे के कहता है, इस जोड़ तोड़ को करते हुए ऊपर जोर देते हुए कहता है, स्ट्रेस करता है कि जो इकोनॉमी की स्टेट है, अर्थव्यवस्था का जो स्टेट है, वो फार फ्रॉम एनकरेजिंग था, वो एनकरेजिंग से काफ़ी दूर था, फार फ्रॉम था। और कब, व्हेन पीएम मोदी अज्यूम्ड पावर, जब पीएम मोदी 2014 में पावर में आए। तो इस रिव्यू का यही कहना है कि 2014 तक तो मिट्टी पलीत करके रखी है भारत की इकोनॉमी की, 1950 से तो 14 के फेज में, और 2014 में जब मोदी जी आए उसके बाद ही मोदी जी ने आकर के सब चीज़ों को सही करके दिखाया। ठीक है, रिव्यू की वर्ब है स्ट्रेसेस, स्टेट ऑफ इकोनॉमी की वर्ब है वॉज, फार फ्रॉम मतलब दूर, काफ़ी दूर, कोसों दूर। मोदी जी की वर्ब है अज्यूम्ड, अज्यूम पावर करना यानी सत्ता को ले लेना, पावर के ऊपर बैठ जाना। चलिए स्प्लाइस करना मैंने आपको बता दिया, समझो इस वर्ड को। आप इसका मीनिंग देखोगे तो लिखेगा कंबाइन करना, 2 चीज़ों को स्लाइस करके, तोड़ करके कंबाइन करना इज कॉल्ड स्प्लाइस। कह रहे जी ग्रोथ वॉज हॉबल्ड बाय स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। कह रहे जब मोदी जी आए 2014 में तो ग्रोथ जो है हॉबल कर रही थी। हॉबल करना यानी बहुत मुश्किल से आगे बढ़ना, जैसे आपके पाँव में बेड़ियाँ लगा दी गई हों, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया हो, तो ग्रोथ के पाँव में हॉबलिंग थी, बेड़ियाँ थी, और ये बेड़ियाँ थी स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स की, बुनियादी पाबंदियों की, है ना। कंस्ट्रेंट आपको याद होगा, पाबंदियों को बोलते हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, सच एज लगा करके बता रहा है ये सारी की सारी, सच एज टार्डी डिसीजन मेकिंग, इल टारगेटेड सब्सिडीज एंड लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर। ये सभी पाबंदियां थी। एक तो डिसीजन मेकिंग बहुत टार्डी थी, बहुत स्लो थी पहले वाले भारत में 2014 से पहले। सब्सिडीज जो हैं इल टारगेटेड थी, गलत आदमी को सब्सिडी मिल रही थी, या मिल रही थी तो जिसको मिलनी चाहिए थी उसके हाथ में नहीं जा रही थी, है ना, टारगेट उसका गलत था। और लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर था, ऐसा सेक्टर जो टैक्स नहीं देता है। ये सारी चीज़ों की वजह से इकॉनमी जो है कंस्ट्रेंट्स की वजह से हॉबल कर रही थी। कह रहा है वाइल इन्फ्लेशन वॉज अनपैलेटेबली हाई, जबकि जो इन्फ्लेशन था वो बहुत ही अनप्लेजेंट फॉर्म में, अनपैलेटेबल फॉर्म में हाई था, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था।
समझ गए? तो ये 1950 से 2014 की आपको बता रहा है। ग्रोथ की वर्ब है वॉस हॉबल्ट, इन्फ्लेशन की वर्ब है वॉस, अनपैलेटेबल पैलेटेबल ये वर्ड आपको बता चुके हैं, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट के लिए यूज होता है। कह रहा है फिर 2014 के बाद क्या होगा? कह रहा है अचानक से पोस्ट 2040 रिफॉर्म्स हैव रिस्टोर्ड द इकोनॉमीज एबिलिटी टू ग्रो हेल्दीली विद लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल साइकिल्स। कह रहा है जी 2014 के बाद के जो रिफॉर्म्स हैं, भाजपा सरकार के आने के बाद के जो सुधार हैं, उन्होंने रिस्टोर कर दिया, बहाल कर दिया हमारी इकोनॉमी की उस एबिलिटी को, उस क्षमता को जो है ग्रो करने की, आगे बढ़ने की। और कैसे? बहुत ही हेल्दी मैनर में, लंबे और स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल साइकिल्स के साथ में। अच्छा, और इसने और क्या किया? एंड मेड इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग G20 नेशन। और इस 2014 के सुधारों ने, 2014 के बाद के रिफॉर्म्स ने मेक कर दिया या बना दिया भारत को, इंडिया को सबसे तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी G20 की, है ना, G20 नेशन। इट आर्ग्यूज, ऐसा ये रिव्यू आर्ग्यू करता है, ऐसी दलील हमारे सामने रखता है। समझ गए? पूरी एक एक लाइन समझ में आ रही है ना? 2014 से पहले क्या था, 14 के बाद में क्या हुआ। पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म 2014 रिफॉर्म्स हैं, इनकी दो वर्ब्स हैं। पहली वर्ब है हैव रिस्टोर्ड, दूसरी वर्ब है हैव मेड। दे हैव रिस्टोर्ड द इकोनॉमीज एबिलिटी टू ग्रो एंड दे हैव मेड इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग G20 नेशन। इट आया है रिव्यू के लिए, इट की वर्ब है आर्ग्यूज। और क्या कहता है रिव्यू? करे जी फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये रिव्यू ये भी कहता है, द रिव्यू असर्ट्स दैट इंडियाज 7% ग्रोथ व्हेन द वर्ल्ड इज ग्रोइंग 2% इज क्वालिटेटिवली सुपीरियर। कह रहा है ये रिव्यू ये भी असर्ट करके कहता है, जोर देके, दावा देके क्लेम करता है, असर्ट करना, दावा करना, दैट वो ये कि हाल में जो 7% की ग्रोथ है भारत में, जब पूरी दुनिया ग्रो कर रही है सर सिर्फ 2%, वो क्वालिटेटिवली सुपीरियर है, वो अपनी गुणवत्ता के हिसाब से बेहतर है, क्वालिटी के हिसाब से सुपीरियर है। और किससे? टू 8 to 9% अचीव्ड व्हेन द ग्लोबल इकोनॉमी वॉज ग्रोज 4%। जब ये 8 से 9% हमने अचीव की थी, जब ग्लोबल इकोनॉमी 4% ग्रो कर रही थी। आई बात समझ में? तो ये बात कर रहा है कांग्रेस के, यूपीए के राज की, जब 8 से 9% कई साल इकोनॉमी भागी थी, तब वर्ल्ड इकोनॉमी 4% भाग रही थी, हम 8-9 भाग रहे थे। तो अब इनका ये कहना है कि अब जब दुनिया की इकोनॉमी 2 भाग रही है, हम 7 भाग रहे हैं ना, ये उस 8-9 वाले भागने से क्वालिटेटिवली सुपीरियर है, बेहतर है। समझ पाए इस बात को? रिव्यू की वर्ब है असेट्स, ग्रोथ जो है, ग्रोथ की वर्ब है इज, ग्रोथ इज सुपीरियर। वर्ल्ड इज ग्रोइंग 2% एंड ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोज 4%। सुपीरियर के बाद में, इन्फीरियर के बाद में, एंटीरियर, पोस्टीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर और प्रिफर, इन सभी के बाद में आपको टू का इस्तेमाल करना होता है, देन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आज डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, खाली आपका रिवीजन दे रहा हूँ, ठीक है? चलो, आज के क्विज में आपसे पूछा हुआ है। अब ये सारा काम इन्होंने कैसे किया? ये 2 और 4% का जो खेल इन्होंने किया ना, ये सारा काम किया इन्होंने हिंटिंग एट अ फ्यू ईयर्स ऑफ यूपीए एरा, हिंट ऐड करते हुए उन कुछ सालों पे जो यूपीए की एरा में हुए करते थे, जब 8 से 9% भारत ग्रो करता था। समझ गए? यूपीए यानी कांग्रेस का बनाया हुआ अलायंस, अब चल रहा है बीजेपी की बनाई हुई सरकार। आगे बढ़ते हैं। हिंट के बाद में हमेशा ऐड का इस्तेमाल करें, जिस भी चीज़ की आप हिंट दे रहे हैं। अगर आपको रेफर वर्ड यूज़ करना है हिंट की जगह, तो रेफर के बाद में टू यूज़ होता है। यहाँ पे रेफरिंग टू भी लिखा जा सकता था और हिंटिंग एट भी सही है। हिंटिंग के बाद में एट, रेफर के बाद में टू। कह रहा है जी दिस इज डिबेटेबल एज इंडियाज इकोनॉमी इज जनरली डिलिंक्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। कह रहा है ये चीज़ डिबेटेबल है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोली है कि अब के 8% या अब के 7%, तब के 9% से बेहतर है। इस बात पे बहस हो सकती है क्योंकि भारत की इकोनॉमी जो है जनरली डिलिंक्ड है, डिसकनेक्टेड है पूरी दुनिया से, फ्रॉम द वर्ल्ड। और कैसे? विद डोमेस्टिक एक्टिविटी ड्राइविंग ग्रोथ मोर देन द एक्सपोर्ट्स। हमारी डोमेस्टिक एक्टिविटी जो है वो ग्रोथ को ज़्यादा ड्राइव करती है बजाय हमारे एक्सपोर्ट्स के। तो दुनिया 2 बढ़ रही हो या 4 बढ़ रही हो, हम तो ज़्यादा एक्सपोर्ट्स दुनिया को करते ही नहीं है। भारत से ज़्यादा सामान दुनिया में नहीं जाता है ना? तो ज़्यादा हम दुनिया में एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर हमारी ग्रोथ रेट को ही हमें देखना चाहिए क्योंकि इंटरनल कंजम्पशन के ऊपर वो बेस्ड है। चलिए, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। अब आ जाओ सेकंड पे। ये तो बता रहा था आपको हुआ क्या, बताया क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। अब यहाँ बताएगा कि एनालिसिस क्या है इस पूरी बात का। कह रहे जी नाउ दैट द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इनहेरिटेड फ्रॉम द यूपीए डेज हैज टर्न इनटू एन एडवांटेज एज द रिव्यू स्ट्रेसेस इट मस्ट ट्रांसलेट इनटू अ वाइडर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइवल। कह रहे जी नाउ दैट यानी अब जबकि, नाउ दैट यानी अब जबकि। कह रहे कि अब जबकि जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, ये खास प्रॉब्लम है जिसको इंडिया फेस कर रहा था, अभी समझाएंगे आपको। ये विजय माल्या से, मेहुल चौकसी से जुड़ी हुई है, समझ गए? कह रहा है कि अब जबकि
जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, जो विरासत में मिली, इनहेरिट की हमने यूपीए के दिनों से, कांग्रेस सरकार के दिनों से, कह रहा है ये प्रॉब्लम अब बदल गई है एक एडवांटेज में। इस समस्या को हमने सुधार दिया है और उसको एडवांटेज हमारी बना लिया है। कह रहा है अब जबकि, और ये कौन बोल रहा है बात, हम नहीं बोल रहे, एज द रिव्यू सजेस्ट, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का रिव्यू कहता है, वो खुद बोलता है कि हमने इस खराब समस्या को यूपीए से इनहेरिट किया था, विरासत में लिया था और इसको एडवांटेज बदल दिया। कह रहा है अब जबकि ये हो चुका है ना, तो अब इसको ट्रांसलेट इनटू हो जाना चाहिए, अब इसको कन्वर्ट या डेवलप इनटू हो जाना चाहिए, रिजल्ट इनटू होना चाहिए एक बहुत बड़े स्केल पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में रिवाइवल को, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा इन्वेस्टमेंट में फिर से नई जान को। समझ गए? प्रॉब्लम की वर्ब है हैज टर्न्ड, रिव्यू की वर्ब है स्ट्रेसेस, इट आया है मस्ट ट्रांसलेट इनटू, ट्रांसलेट इनटू करना, रिजल्ट इनटू करना, डेवलप इनटू होना, कन्वर्ट इनटू होना, किसी दूसरी चीज़ में बदल जाना। अब समझो ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होती है। आपने बैंक से लोन लिया, आपका नाम है विजय माल्या, ठीक है, आप एसबीआई के पास गए और बैंक से लोन लेके आपने अपनी कंपनी में पैसा डाला और कंपनी आपकी डूब गई, बैलेंस शीट जो आपकी खराब हो गई, और एसबीआई का जो पैसा आपने लिया था वो भी वापस नहीं कर रहे हो, एसबीआई की बैलेंस शीट भी खराब कर दी। समझ गए ना? आपकी कंपनी पे कर्जा है, आप पैसा दे नहीं पा रहे हो, और बैंकों ने कर्जा ऐसा दिया हुआ है जो ले नहीं पा रहे हैं, इनकी बैलेंस शीट भी खराब बता रही है और आपकी बैलेंस शीट भी खराब बता रही है। इसको बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। कॉर्पोरेट भी परेशान है और बैंक भी परेशान है। तो ये प्रॉब्लम यूपीए के डेज में रियल में थी, आपको पता ही होगा। अब उस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सरकार ने क्लीन कर दिया है, ये सारे पैसे माफ़ कर दिए, नए नोट छाप दिए, बैंकों का सारा कर्जा जो है हटा दिया बैलेंस शीट से, है ना। चलिए, तो अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों पे कर्जा कम हो गया है पहले से, है ना। कह रहे दैट वुड हिंज ऑन अ ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन रिबाउंड रादर देन द के शेप्ड रिकवरी। कह रहे ये हो तो जाए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में रिवाइवल, लेकिन ये हिंज ऑन करेगा, डिपेंडेंट ऑन होगा एक ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन रिबाउंड पे। रिबाउंड का मतलब होता है रिवाइवल, जंप बैक, बाउंस बैक, और ब्रॉड बेस्ड का मतलब होता है जिसका बेस बड़ा ब्रॉड हो, जिस चीज़ का बहुत, समझ गए ना, कॉम्प्रिहेंसिव बेस हो, हर तरफ कंजम्पशन में रिवाइवल होगी तभी ये काम हो पाएगी। दिस वुड हिंज ऑन अ ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन रिवाइवल या रिबाउंड रादर देन द के शेप रिकवरी, बजाय उस के शेप की रिकवरी के द गवर्नमेंट वेहमेंटली डिसमिसेस, जिसको सरकार वेहमेंट मैनर में, स्ट्राइडेंट मैनर में मना बोलती है। अब इसको समझो, इस सेंटेंस को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी हमारी रिकवरी हो रही है के शेप में। मैं आपको समझा देता हूँ के शेप क्या होती है रिकवरी, जो कि बड़ी ख़राब है। कह रहा है जी ये के शेप रिकवरी में हम रिकवर कर रहे हैं कोविड के बाद से, 2014 या के पीरियड में, 14 से 24 में। इस सिनेरियो में हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइवल नहीं हो सकता। इसके लिए हमें ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन रिबाउंड चाहिए, हर तरफ हमें रिकवरी चाहिए, यू शेप चाहिए, वी शेप चाहिए। लेकिन सरकार के शेप के लिए मना बोलती है कि हम तो ऐसा नहीं कर रहे, सरकार बोलती है गलत बोल रहे हो आप, और ब्रॉड बेस्ड रिवाइवल हो नहीं रहा। समझे इस बात को? अब ये के शेप क्या होता है समझा देते हैं आपको। दैट की वर्ब है वुड हिंज ऑन, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, किसी चीज़ पे निर्भर होना। ब्रॉड बेस्ड मतलब हर तरफ फैला हुआ, जिसका बेस बड़ा ब्रॉड है। रिबाउंड यानी उछाल, रिवाइवल, वेहमेंटली यानी जोरों शोरों से, स्ट्राइडेंट मैनर में। देखो रिकवरी के 4 फेज होते हैं। जब भी मान लो कोविड में सारी इकॉनमी गिर गई, तो गिरने का फेज तो यही होगा। अब 4 फेज में रिकवरी हो सकती है। पहला फेज है एल फेज, दूसरा फेज है यू फेज, तीसरा फेज है वी फेज, और चौथा है के फेज। ठीक है। एल फेज में क्या होता है, अर्थव्यवस्था गिरी लेकिन ऊपर ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, गिरने के बाद वहीं खड़ी है, या थोड़ी बहुत बढ़ रही है, ऐसे ऐसे चल रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? गिरी तो बहुत तेजी से, एल वाले डंडे की तरह, लेकिन ऊपर आ रही है बहुत स्लो मैनर के अंदर। ये होती है एल शेप्ड रिकवरी। यू शेप्ड क्या होती है, अर्थव्यवस्था नीचे गिरी, फिर ऐसे रही और फिर वापस ऊपर आना शुरू हो गई, तो ये होती है यू शेप्ड रिकवरी। वी शेप क्या होती है, जैसी कोविड के बाद हुई, पूरी इकॉनमी ऐसे गिरी और अचानक से फिर बढ़ने लगी, है ना, बिल्कुल एक पॉइंट पे आके रुकी और फिर से बढ़ने लगी, ये होती है वी शेप। ये सबसे अच्छी रिकवरी है, ये भी अच्छी है। और के शेप क्या होती है, इकॉनमी नीचे गिरी और फिर ऊपर बढ़ने लगी, और कोई सेक्टर ऊपर जा रहा है और कोई सेक्टर नीचे जा रहा है, तो ये के शेप के इस कर्व को जो है ना वो करेगा, रिसेंबल करेगा। जैसे आज की डेट में बैंक्स ऊपर जा रहे हैं, केमिकल कंपनियां नीचे जा रही हैं, तो ये के शेप्ड रिकवरी है। आधी अर्थव्यवस्था अच्छी है और आधी अर्थव्यवस्था परेशान है। तो हमारी इकॉनमी के शेप्ड हो रही है, लेकिन हमारी सरकार बड़ा गुस्सा हो जाती है जब भी कोई बोलता है कि के शेप रिकवरी आप क्यों कर रहे हो। थोड़ा डिटेल में इसीलिए बता रहे हैं ताकि ये चीज़ें आप समझ पाए, नहीं तो सीधे पढ़ के बढ़ जाओगे आगे, के शेप रिकवरी, है ना। कह रहा है जी 4 years of 7% प्लस ग्रोथ पोस्ट पैंडमिक वुड बी कमेंडेबल इंडीड। कह रहा है 4 सालों की जो 7% प्लस की ग्रोथ है पैंडमिक के बाद में, वो सच में कमेंडेबल है, सच में वो प्रशंसा के लायक है, सच में वो एडमायरेबल है।
समझ गए, 4 years की वो है वुड बी। However, India needs to grow faster to create jobs at the scale its youth need and ensure that as rising growth tide lifts most boats। कह रहा है हालांकि फिर भी इंडिया को ज़रूरत है ग्रो करने की और तेज़ी से, ताकि जॉब्स को क्रिएट कर सके ऐसे एक स्केल पे, लेवल पे जिस पे इसके यूथ को नीड है, द लेवल इट्स यूथ नीड्स। आई बात समझ में। और तेज़ी से ग्रो करना पड़ेगा क्योंकि बेरोजगार बहुत है, लोगों को जॉब चाहिए और जॉब्स मिल सकें। और इंश्योर करना पड़ेगा कि एक राइज करती हुई ग्रोथ जो है, वो ग्रोथ का जो टाइड है, जो तूफान है, वो लिफ्ट कर दे सारी की सारी बोट्स को, ज़्यादातर नावों को, अगर सबको ना भी कर सके। टाइड लिफ्टिंग द बोट का मतलब है तूफान में नावों का आगे बढ़ना। तेज़ी से टाइड आएगा तो सारी बोट्स जो है ना, समझ लो, साथ में चलेंगी उस तूफान के साथ, टाइड के साथ। तो ऐसा इकॉनमी में हमें टाइड चाहिए कि सारी बोट्स हमारी चलें, सारी ज़रूरतें पूरी हों, ज़्यादातर ज़रूरतें पूरी हो जाएं, अगर सारी ना भी हो, इफ़ नॉट ऑल। कह रहा द रिव्यू एक्सपेक्ट्स एन ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर अप्रोच टू हेल्प एनलार्ज द कंजम्पशन बेस। रिव्यू एक्सपेक्ट करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर अप्रोच को, सरकार के द्वारा ऐसी सब्सिडी या वेलफेयर वाली अप्रोच को जो ऑल इंक्लूसिव हो, जो सबको अपने दायरे में लेती हो। और क्यों? ताकि हेल्प कर सकें एनलार्ज करने में, बड़ा करने में कंजम्पशन के बेस को। कंजम्पशन यानी खर्चा करना, बेस यानी आधार। अभी गरीब आदमी ज़्यादा खर्चा नहीं करता है, मिडिल क्लास करता है। लेकिन ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर अप्रोच होगी, गरीब भी मिडिल क्लास हो जाएगा, तो कंजम्पशन बेस एनलार्ज हो जाएगा, अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा सहारा मिलेगा। और ये वही होगा बाय एक्सपेंडिंग द मिडिल क्लास, मिडिल क्लास को एक्सपेंड करके गरीब आदमी को भी मिडिल क्लास तक ले करके, ला करके। मीनिंग समझ में आया? कंजम्पशन बेस कैसे बड़ा हुआ? गरीब आदमी को आपने कुछ इस तरीके से एम्पावर किया कि वो मिडिल क्लास की तरह खर्चा करने लगा और इकॉनमी इससे और तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। रिव्यू की वो है एक्सपेक्ट्स। जितना खर्चा करोगे अर्थव्यवस्था को उतना ही फायदा होता है, देश की उतनी ही सेवा होती है। चाहे आपकी जेब खाली होती हो, लेकिन देश चलता है आपके खर्चे पे। कह रहे बट दोज डिपेंडेंट ऑन हैंडआउट्स सच एज द 800 million दैट नीड फ्री फूड बाय द सेंटर्स रेकनिंग मस्ट प्रोग्रेसिवली श्रिंक। कह रहे लेकिन वो लोग जो डिपेंडेंट है हैंडआउट्स पे या मुफ्त की चीज़ों पे, फ्रीबीज पे, जैसे कि 800 मिलियन वो लोग, जैसे कि वो वाले 80 करोड़ लोग जिनको ज़रूरत है फ्री में फूड की, सेंटर की अगर कैलकुलेशन को देखें, अगर उसके हिसाब से समझा जाए तो, बाय द सेंटर्स रिकॉर्डिंग। कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो है ना, जो मुफ्त की चीज़ों पे डिपेंडेंट है, इन लोगों के पोर्शन को प्रोग्रेसिवली श्रिंक होना होगा, इन लोगों की संख्या को कम होना होगा, प्रोग्रेसिवली, है ना। और क्यों? फॉर ग्रोथ टू बी मीनिंगफुल, ग्रोथ के मीनिंगफुल होने के लिए एंड इक्विटेबल होने के लिए, बराबर होने के लिए। तो 800 मिलियन लोग आज मुफ्त में सरकार से राशन लेते हैं, धीरे धीरे करके 500, 400, 300, 200 मिलियन पे आएंगे, तभी कुछ ग्रोथ जो आगे बढ़ेगी। मुफ्त में तो कितना भी अनाज बांट लो, इससे कोई ग्रोथ नहीं आती है, इससे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के जो है जेब पे भार पड़ता है ना। चलिए, श्रिंक करने का मतलब है इन लोगों को ऊपर लाना है, ताकि ये फ्री राशन मांगना बंद करें, खुद से काम करके अपना भला कर सकें। कह रहे द रिपोर्ट राइटली मेंशंस रिफॉर्म्स इन लर्निंग आउटकम्स, हेल्थ, ईजियर कंप्लाइंसेस फॉर स्मॉल बिजनेसेस एज प्रायोरिटीज। कह रहे ये रिपोर्ट सही तरीके से मेंशन करती है कई सारे सुधारों को जो बाकी हैं, और वो हैं सभी के सभी इन एरियाज़ में। पहला सुधार है लर्निंग आउटकम, कितना आपने पढ़ा और उसका क्या आउटकम निकला। फिर दूसरा सुधार है हेल्थ के सेक्टर में। फिर एक है और ईजियर कंप्लाइंसेस हो। कंप्लाइंस का मतलब होता है कानूनों से अडहिरेंस। सरकार ने बोला जीएसटी भरना है 10 तारीख को, 20 तारीख को, तो ये कंप्लाइंस आप करके दिखाओगे सरकार को, 20 तारीख तक जीएसटी भरोगे। लेकिन कंप्लाइंस इजी होनी चाहिए, जीएसटी आप अपने मोबाइल से भर सको ऐप के थ्रू। तो ये कह रहा है ये सारे एरियाज़ के अंदर रिपोर्ट जो है रिफॉर्म्स को मेंशन करती है कि हम ला करके देंगे, है ना, सुधार हमें जो है ला करके देगी ये रिपोर्ट, विद प्रायोरिटीज़ के साथ, विद सम क्रिटिकल चेंजेस एट द सब नेशनल गवर्नमेंट लेवल टू एक्सेलरेट ग्रोथ। और इसमें यह भी लिखा कि कुछ क्रिटिकल चेंजेस आएंगे सब नेशनल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, ग्रोथ को एक्सेलरेट करने वाले, विकास को बढ़ाने वाले। तो ऐसा तो रिपोर्ट खुद मानती है कि इन एरियाज़ में काम करने की हमें ज़रूरत है। रिपोर्ट की वो है मेंशंस। कह रहा है जी इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल दैट फ्लॉज इन रिफॉर्म सच एज जीएसटी आर फिक्स्ड। कह रहा है ये ऊपर वाले तो मान लिया आपने, लेकिन ये भी इसेंशियल है, ये भी ज़रूरी है कि वो जो फ्लॉज हैं, वो कमियां हैं जो रिफॉर्म्स के अंदर हैं, जो सुधार आप करते हो उसमें भी कमियां होती हैं, जैसे कि जीएसटी का सुधार। कह रहे ये रिफॉर्म्स के फ्लॉज जो हैं ये भी फिक्स किए जाएं, इनको भी मरम्मत किया जाए। एंड सम ऑफ द ब्लंट पॉलिसी टूल्स डिप्लॉयड, फॉर इंस्टेंस import licenses and private controls on deregulated products that send convoluted signals about India's open market with predictable policies which are reconsidered।
और कह रहा है कुछ एक ऐसे ब्लंट पॉलिसी टूल्स हैं जो आपने डिप्लॉय किए हैं। पॉलिसी टूल्स मतलब पॉलिसी के अंदर कई बदलाव। ब्लंट का मतलब है जो तीखे नहीं है, बहुत ही डल हैं, देखने में बड़े अजीब से लगेंगे, आपको लगेगा किसी पागल आदमी ने बनाए हैं, अनइंटेलिजेंट आदमी ने बनाए हैं, ब्लंट है। कह रहा है कई टूल जो डिप्लॉयड हैं, फॉर एग्जांपल ये सारे के सारी पॉलिसीज़, जैसे आपने इंपोर्ट लाइसेंस लगाया हुआ है अभी भी, आप अभी भी प्राइस को कंट्रोल करते हो डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स के। अभी भी क्रूड ऑयल जो है पूरी दुनिया में जो डीरेगुलेटेड है अपने हिसाब से घटता बढ़ता है, इंडिया में सरकार के हिसाब से घटता बढ़ता है, इलेक्शन के हिसाब से बढ़ता घटता है। कह रहे हैं ये सारे पॉलिसी टूल्स जो हैं इस तरह के, जो कि सेंड करते हैं एक घुमावदार कन्वोल्यूटेड सा मैसेज पूरी दुनिया को कि भारत की मार्केट ओपन है प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज के साथ में। समझ पा रहे हो? मार्केट ओपन है, पॉलिसीज प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए लेकिन है नहीं। ये मैसेज बड़ा कन्वोल्यूटेड सा है, दुनिया को यही लगता है कि मार्केट दिखाने के लिए ओपन है लेकिन सरकार बहुत कुछ कंट्रोल करती है। कह रहे जी ये सारे रिफॉर्म्स जो हैं इनको भी रिकंसीडर आपको करना पड़ेगा, इन ब्लंट पॉलिसी टूल्स को भी आपको जो डिप्लॉय किया गया इनको आपको फिर से इनके बारे में सोचना होगा। यानी कहने का मतलब है इन सारे पॉलिसी टूल्स को आप हटा दो। लास्ट वाला सेंटेंस थोड़ा लंबा है लेकिन फिर भी छोटा छोटा करके मैंने आपको बताया। इट की वर्ब है इज, फ्लॉज यानी कमियां, कमियों की वर्ब है आर। सम ऑफ द टूल्स जो हैं इनकी वर्ब है आर रिकंसीडर्ड, इनको रिकंसीडर किया जाए। दैट आए इन टूल्स के लिए दैट की वर्ब है सेंट। फॉर इंस्टेंस लगा के एग्जाम्पल दिया गया इन टूल्स का। इंपोर्ट लाइसेंस पहला टूल है जो खराब टूल है, दूसरा है डीरेगुलेशन प्रोडक्ट, डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स को सरकार का प्राइस कंट्रोल करना, जैसे कि क्रूड ऑयल को। कन्वोल्यूटेड मतलब घुमावदार जलेबी जैसा, दुनिया को मैसेज ऐसा ही जाता है घुमावदार कि भारत में आओ सब कुछ अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं है। इन टूल्स की वजह से मैसेज जो है थोड़ा ख़राब जाता है। चलिए रैप करेंगे यहीं पे, क्लास को रैप अप करेंगे। आ जाओ अपने क्विज़ पे, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्विज़ थोड़ा इंटरेस्टिंग है आज का। इनमें से कौन सा फीचर जो इंडियन इकॉनमी का है वो मोदी गवर्नमेंट से एसोसिएटेड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है? चारों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो 2014 के बाद नहीं हुई बल्कि 2014 के पहले हुआ करती थी? के शेप्ड रिकवरी, डिलेड डिसीजन मेकिंग, अनडिजायबली हाई इन्फ्लेशन, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। एक्चुअल में नोट निकाल दो यहाँ पे, इनमें से कौन सी चीज़ मोदी गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ। तो 3 चीज़ें जुड़ी होंगी कांग्रेस से और एक चीज़ जुड़ी होगी 2014 के बाद मोदी के जो है सरकार से, मोदी गवर्नमेंट से। तो आपको उस चीज़ को बताना है, खुद से आंसर निकाल लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर डाल दिया, फर्स्ट कमेंट में इसका आंसर मैंने नीचे डाल दिया। सेकंड पे आओ, कौन सी सटल हिंट थी या छुपी हुई हिंट थी फाइनेंस मिनिस्टर के स्प्लाइस करने के पीछे, जो तोड़ करके जोड़ने के पीछे भारत की ग्रोथ स्टोरी को 2 फेजेज में? तो सटल हिंट जो है, छुपी हुई हिंट्स जो है सरकार ने या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कौन सी दी है इस पूरा काम को करके? क्या सरकार की ये हिंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री की कि दोनों फेज एक जैसे हैं, सिमिलर हैं? क्या सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री की ये हिंट है कि लिबरलाइजेशन के बाद 1990 में लिबरलाइजेशन के बाद में हमारी इकॉनमी बहुत तेज़ी से भागी थी? लिबरलाइजेशन समझ लेना, पढ़ लेना इसको क्या है ना। तो 1990 की इस घटना के बाद में इकॉनमी बहुत तेज़ी से भागी थी, ये हिंट है? या फिर ये हिंट है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कोशिश किया कि जीएसटी का इम्पैक्ट बता सके कितना अच्छे से इकॉनमी पे पड़ा है? या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोशिश की कि वो एक्सेंचुएट करे, हाईलाइट करके बताए तेज़ ग्रोथ के पेस को जो एनडीए के रेजिम में आई है बजाय यूपीए के? हिंदी में बता दिया, मेरे ख्याल अब तो बहुत इजी होगा, फिर भी कोशिश करो। सही आंसर मैंने फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो के नीचे डाल दिया है, बहुत इजी है ना। तो ये चलो बीच वाले 3 क्वेश्चन जो हैं वो कैप बेस्ड हैं। पहले आपको कोलोकेशन फेज दिया है मैंने, ट्रांसफॉर्मेटिव। ट्रांसफॉर्मेटिव का मीनिंग जो पता होगा आपको क्या होता है, बदलाव लाने वाला। तो ट्रांसफॉर्मेटिव क्या हो सकता है? रेकनिंग हो सकती है, सुपीरियर हो सकता है, पॉलिसी हो सकती है। सही वर्ड को चूज करना है जो इस वर्ड के साथ में कनेक्ट बैठता हो, ठीक है। पैलेटेबल वर्ड का सिनोनिम पूछा है आपसे, 1 वर्ड का। और रेकनिंग क्या होती है? रेकनिंग वर्ड का आपसे मीनिंग पूछा है। यूओलॉजी होती है, रिबाउंड होता है, कैलकुलेशन होता है। बहुत इजी तीनों के तीनों क्वेश्चन हैं। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर्स आपको मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, दूसरी आपको मिलेगी इस वर्ड की वजह से, और तीसरी आपको मिल सकती है इस वर्ड के आसपास। खुद से एरर्स को आप निकालेंगे, कमेंट सेक्शन में मैच करेंगे। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। ऐसे आर्टिकल्स जनरली मैं अवॉइड करता हूँ जिनमें बहुत सारे फिगर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी ले लेता हूँ। तो फीडबैक दिया करो अपना, क्या ऐसे आर्टिकल्स भी लिए जाएं जिनमें फिगर्स हों? कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दिया करो। पूरा देखने वाले बच्चे पीडी लिख करके, और जिनको इंटरेस्टिंग लगे पीडीआई लिख करके, मार्क्स के साथ में। अंटिल देन, कल आपसे मुलाकात